हेलो नमस्कार दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश, जिसमें हम देख रहे थे लेसन 3। तो यहाँ लेसन 3 का नाम जो था आप फादर्स लेटर मतलब पिताजी का एक पत्र। तो इसके हमने 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, तो पिताजी अपने पुत्र के लिए पत्र लिख के बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके बारे में उनने बताया, सबसे पहले तो उनने बताया कि वहां पे 2 प्रकार के साथी मिलेंगे आपको। अब बाहर पढ़ने जा रहे हो तो वहां 2 प्रकार के साथी, एक तो होते हैं यहाँ पे खेल के साथी और एक स्कूल के साथी होते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, तुम उन्हें एक समान बिल्कुल नहीं समझना। क्योंकि जो खेल के साथी होते हैं उनके साथ आप चाहो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो, क्योंकि वे तुम्हें जानते पहचानते हैं। लेकिन जो स्कूल के साथी होते हैं उनके साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें उनके अनुसार चलना पड़ेगा, उनके अनुसार एडजस्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लेखक है वो बताता है कि तुम बाहरी दुनिया में जा रहे हो, एक ऐसे स्कूल में जा रहे हो जहां पे तुम्हें कोई नहीं जानता है। तुम जो है बिल्कुल सबके बराबर हो, कोई तुम स्पेशल भी नहीं हो। तो हो सकता है तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां समस्याएं आए, लेकिन फिर भी जो है उनके अनुसार जितनी भी आपको कठिनाइयां आती हैं अपने आप को आप एडजस्ट करके चलें। क्योंकि स्कूल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा सिखाती है कि यदि आप कहीं बाहर गए तो बिल्कुल स्कूल लाइफ की तरह होता है। जैसे आप बाहर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको कोई नहीं पहचानता है, वैसे ही जब आप बाहरी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ भी आपको कोई नहीं पहचानता है। तो इस प्रकार से स्कूल का जीवन भी तैयार करता है बालक को, ताकि बालक बाहरी दुनिया का सामना कर सके। तो यहाँ पे स्कूल का जीवन एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, ताकि जो स्टूडेंट है वो बाहरी दुनिया का सामना कर सके। तो यहाँ पे हम इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो 2015-2017 में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। तो यहाँ पे व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, मेन डिफरेंस मुख्य अंतर क्या है, बिटवीन मतलब के बीच, जो प्लेमेट्स होते हैं खेल के साथी और स्कूलमेट्स मतलब स्कूल के साथी। तो यहाँ खेल के साथी और स्कूल के साथी के बीच मुख्य अंतर क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो खेल के साथी होते हैं तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन स्कूल के साथी अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं, उनके साथ आप जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते हैं, उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि खेल के साथियों के साथ तुम्हारी अपनी मनमानी हो सकती है, क्योंकि वे तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन स्कूल के साथियों के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वे तुम्हें जो है उनकी आवश्यकताओं को मानना पड़ेगा और उनके अनुसार अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो देखिए आंसर जो है 5 लाइनें हैं। 5 लाइनें कैसे ट्रांसलेट की जाएंगी, तो पहले तो कुछ आप वर्डों को समझिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हम देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड आप याद रखें, OWN, ओन मतलब होता है स्वयं की या खुद की होता है। लेकिन ओन में यदि WAY वे और लिख दिया जाए तो ओन वे का मतलब होता है मनमानी। तो यहाँ पे मनमानी के लिए कौन सा शब्द होगा, ऑन वे होगा। और एक शब्द की यदि हम बात करें क्वाइट वेल, तो क्वाइट वेल तो आप पढ़ चुके होंगे किसी लेटर में, आई एम क्वाइट वेल हियर। तो यहाँ क्वाइट वेल मतलब बिल्कुल ठीक या अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो अच्छी तरह जो होता है वो क्वाइट वेल कहलाता है। तो क्वाइट वेल भी आप लोगों को पता हो गया। और इसके बाद जो होता है मानना पड़ेगा, तो मानना के लिए क्या कहा जाता है, कंसीडर। तो कंसीडर होता है मानना, तो ये वर्ड भी आप लोगों को पता है। इसके बाद जो आवश्यकताएं होती हैं वो नीड मतलब आवश्यकता, नीड्स मतलब आवश्यकताओं की बात होती है, तो नीड्स कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे केवल 4 वर्डों की ही आवश्यकता है हमें, बाकी तो सब वर्ड आप लोगों को पता होंगे। ऑन वे मनमानी, क्वाइट वेल मतलब अच्छी तरह, कंसीडर मानना, नीड्स मतलब होती हैं आवश्यकताओं की बात होती है, तब नीड्स वर्ड प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें, खेल के साथी के लिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन में लिखा था प्लेमेट्स, और विथ मतलब के साथ होता है। तो देखिए विथ प्लेमेट्स हो जाएगा। विथ प्लेमेट्स मतलब खेल के साथियों के साथ तुम्हारी अपनी मनमानी हो सकती है। तुम्हारी मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म हम कहें यू, ठीक है। तो विथ प्लेमेट्स, प्लेमेट्स के साथ यू कैन मतलब सकती है,
यू कैन हैव हो सकती है, और अपनी मनमानी, अपनी मतलब यू का योवर लिखेंगे आप, योवर ऑन वे मतलब मनमानी। तो देखिए विथ प्लेमेट्स मतलब खेल के साथियों के साथ, यू मतलब तुम, और फिर कैन हैव कर सकते हो या हो सकती है, योवर ऑन वे मतलब तुम्हारी अपनी मनमानी हो सकती है। बिकॉज दे क्योंकि वे, बिकॉज दे हो जाएगा क्योंकि वे, नो मतलब जानते हैं, नो मतलब जानते हैं, यू मतलब तुम्हें जानते हैं, क्वाइट वेल मतलब अच्छी तरह से जानते हैं। तो बिकॉज दे क्योंकि वे, नो KNOW नो जो होता है जानना, तो यहाँ पे बिकॉज दे क्योंकि वे, नो मतलब जानते हैं, यू मतलब तुम्हें, क्वाइट वेल मतलब अच्छी तरह है। और इसके बाद देखिए अगली लाइन है लेकिन मतलब होता है बट, और स्कूल के साथियों की बात करें तो यहाँ पे स्कूल मेट्स लिखा गया था क्वेश्चन में विथ मतलब के साथ, तो यहाँ पे हमने लिखा बट विथ स्कूल मेट्स, लेकिन खेल के साथियों के साथ। देखिए अब यहाँ अल्पविराम है, ध्यान रखना, तो ये कोई टेंस नहीं था इस वजह से ध्यान रखना, बट विथ स्कूल मेट्स लेकिन तुम स्कूल मेट्स के साथ, यू मतलब तुम, और फिर कैन मतलब सकते हो, नॉट डू नहीं कर सकते हो। देखिए नॉट लगाना होगा, फिर करना क्रिया है मतलब डू लिखना होगा, तो नॉट डू, और दिस मतलब यह है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बट लेकिन विथ स्कूल मेट्स खेल के साथियों के साथ, यू कैन नॉट डू तुम नहीं कर सकते हो, दिस यह नहीं कर सकते हो। अगली लाइन देखिए तुम्हें उनकी स्वयं की आवश्यकताओं को मानना पड़ेगा। तो जब भी सेंटेंस में आता है कि करना पड़ेगा ऐसा, तो ध्यान रखना फिर वहां पे या तो सेल हैव टू या तो विल हैव टू लगता है, तो यहाँ पे यू के हिसाब से विल हैव टू हम लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे आप सहायक क्रिया के तौर पे याद रखें कि विल हैव टू, जब भी यहाँ पे मजबूरी का भाव होता है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तो वहां पे विल हैव टू आएगा, तो यू आएगा नंबर 1, फिर विल हैव टू, और फिर मानना पड़ेगा मतलब कंसीडर, तो यहाँ पे यू विल हैव टू कंसीडर, और फिर दियर, दियर मतलब होता है उनकी, और OWN ऑन मतलब स्वयं की, और नीड्स मतलब आवश्यकताओं को, तो यहाँ पे दियर ऑन नीड्स हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस तो सरल है, यू विल हैव टू कंसीडर और फिर दियर ऑन नीड्स, इस प्रकार से बनेगा। और फिर देखिए अगला वाक्य फिर इसी प्रकार से बनाना होगा, एंड यू होगा, फिर यहाँ पे विल हैव टू सहायक क्रिया होगी, तो विल हैव टू सहायक क्रिया आपको फिर लगानी पड़ेगी, तो एंड यू विल हैव टू एडजस्ट होना पड़ेगा, एडजस्ट को एडजस्ट ही हम लिखेंगे, और विथ देम, विथ देम, देम मतलब उनके साथ, तो विथ देम हो जाएगा उनके साथ, तो एंड यू विल हैव टू एडजस्ट विथ देम। तो देखिए इस प्रकार से पांचों लाइन ट्रांसलेट हो जाती हैं कि विथ प्लेमेट्स खेल के साथियों के साथ, यू कैन हैव आपकी हो सकती है, योर ऑन वे अपनी खुद की मनमानी हो सकती है, बिकॉज दे क्योंकि वे, नो जानते हैं, यू तुम्हें, क्वाइट वेल अच्छी तरह जानते हैं, बट विथ स्कूल मेट्स लेकिन स्कूल के साथियों के साथ, यू कैन नॉट डू नहीं कर सकते हो, दिस यह नहीं कर सकते हो, यू विल हैव टू कंसीडर तुम्हें मानना पड़ेगा, दियर ऑन नीड्स उनकी आवश्यकताओं को मानना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू एडजस्ट विथ देम और तुम्हें उनके अनुसार एडजस्ट होना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर बना होगा कि विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ऑन वे because they know you quite well, but with schoolmates you cannot do this, you have to consider their own needs and you will have to adjust with them। तो देखिए आंसर बड़ा जरूर लग रहा, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, इस वजह से एक दो बार आपको ट्राई करना होगा, तो बिल्कुल आपसे बनने लगेगा। इसके बाद एक और छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, हाउ डज स्कूल लाइफ, किस प्रकार स्कूल जीवन, प्रीपेयर मतलब तैयार करना, आ चाइल्ड मतलब एक बालक को, टू फेस, फेस मतलब सामना करने के लिए, द आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहरी दुनिया का। तो यहाँ पे किस प्रकार स्कूल जीवन तैयार करता है एक बालक को सामना करने के लिए बाहरी दुनिया का, तो हम कह सकते हैं स्कूल जीवन किस प्रकार बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए बालक को तैयार करता है।
तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब आप बाहरी दुनिया में पहुंचते हो तो सब एक समान हो जाते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि आप किसी को जानते ही नहीं है, ना ही कोई आपको जानता है। तो सब जो है एक समान बराबरी वालों के बीच होते हैं। इस वजह से तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप अपने आप को उन्हीं कठिनाइयों के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो तो बिल्कुल जो है आप स्कूल में भी एक वैसी ही स्थिति सीख करके आए हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्कूल का जीवन जो है बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए बालक को तैयार करता है। तो देखिए यहाँ आंसर में क्या बताया गया, बाहरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा एक समान बराबरी वालों के बीच होते हो, इसलिए तुम्हें ढेर सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बिल्कुल उन्हीं के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और स्कूल में भी तुमने बिल्कुल एक ऐसी ही स्थिति को पार किया है, तो इस वजह से कह सकते हैं इस प्रकार स्कूल का जीवन बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए बालक को तैयार करता है। तो हम देखते हैं इन 5 लाइनों को ट्रांसलेट करने में जो जो वर्ड हमें मीनिंग के तौर पे पता होने चाहिए वो कौन कौन से वर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड आप याद रखेंगे एट बेस्ट। एट बेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। एट बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा। फिर देखिए अगला वर्ड है वन एमोंगेस्ट इक्वल्स, मतलब एक समान बराबरी वालों के बीच। तो यहाँ पे वर्ड याद रखेंगे वन एमोंगेस्ट। वन एमोंगेस्ट इक्वल्स मतलब होता है एक समान बराबरी वालों के बीच, पूरा शब्द है यह ध्यान रखना। तो वन एमोंगेस्ट इक्वल्स मतलब एक समान बराबरी वालों के बीच। एट बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा। और फिर यहाँ पे ढेर सारी, मतलब यहाँ पे वर्ड आप लोगों ने देखा होगा लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारी होता है या बहुत सारा, लॉट्स ऑफ। और फिर कठिनाइयों के लिए जो है हार्डशिप्स, तो यहाँ पे हार्डशिप्स या डिफिकल्ट भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने डिफिकल्ट कह दिया एंड प्रॉब्लम्स ये तो पता है, फेस सामना करना, क्वेश्चन में फेस। तो यहाँ पे कुछ वर्ड तो आपको पता है तो उनकी जरूरत आपको नहीं है, उन्हीं के अनुसार ये होता है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब जैसे अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, वैसा ही हम कहेंगे अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है उन्हीं के अनुसार। तो अकॉर्डिंगली वर्ड हो गया अपने आप को, मतलब योर सेल्फ एडजस्ट करना को एडजस्ट ही कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है एक वैसी मतलब सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर मतलब बिल्कुल वैसी ही, ठीक है ना। तो सिमिलर मतलब वैसा ही या फिर वैसी ही। और स्थिति तो पता होगा सिचुएशन। और पार करके जो होता है एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है पार करके या पार करने की बात होती है, तो एक्रॉस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके बाद इस प्रकार, तो इस प्रकार के लिए कौन सा वर्ड होता है इन दिस वे। इन दिस वे मतलब इस तरीका से या इस प्रकार। तो देखिए ज्यादा वर्ड नहीं है। एट बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा। वन एमोंगेस्ट इक्वल्स मतलब एक समान बराबरी वालों के बीच। लॉट्स ऑफ मतलब ढेर सारी। अकॉर्डिंगली मतलब उन्हीं के अनुसार। और सिमिलर मतलब वैसी ही। और एक्रॉस पार करके। इन दिस वे मतलब इस प्रकार। तो देखिए अब हम पहली लाइन ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए बाहरी दुनिया में, तो इन मतलब होता है मैं, और बाहरी दुनिया द आउटसाइड वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में। और फिर अल्पविराम लगा है, फिर यू मतलब आप, ठीक है ना, यू मतलब तुम। और फिर सबसे ज्यादा एक समान बराबरी वालों के बीच होते हो या हो, मतलब यहाँ प्रेजेंट का वाक्य और सामान्य सा प्रेजेंट है। तो सब्जेक्ट इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट होगा पूरा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में। तो इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर तुम होते हो, एट बेस्ट सबसे ज्यादा, और वन एमोंगेस्ट इक्वल्स मतलब एक समान बराबरी वालों के बीच, ठीक है ना। यहाँ आर का मतलब है होते हो, तो होते हो की ट्रांसलेट नहीं आपको करनी है। तो इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट वन एमोंगेस्ट इक्वल्स एंड सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सो है, सो कहलाता है। इसलिए यू मतलब तुम्हें ढेर सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए पिछले वाक्य में भी हमने देखा है ऐसा करना पड़ेगा। तो वहां विल हैव टू हमने लगाई थी यू के साथ, तो यहाँ भी विल हैव टू हमें जोड़ना होगा। तो एंड सो यू
विल हैव टू, और सामना करना होता है फेस, फेस मतलब सामना करना पड़ेगा। फिर किस चीज का, लॉट्स ऑफ मतलब ढेर सारी, डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम्स का लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स। और ऑफ वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा जाता क्योंकि क्रिया के पहले यदि होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंड सो यू विल हैव टू फेस, तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और फिर किस चीज का, लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम्स का। और फिर आगे देखते हैं एंड यू, और तुम्हें उन्हीं के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब विल हैव टू, फिर आपको जोड़ना होगा सहायक क्रिया के तौर पे। तो यहाँ पे एंड यू विल हैव टू एडजस्ट, और तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। योर सेल्फ, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हमने बताया, अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वाक्य हो जाएगा एंड यू विल हैव टू एडजस्ट, और फिर योर सेल्फ, अपने आप को, अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुसार। अब देखिए अगला वाक्य यदि हम देखें, स्कूल में मतलब इन द स्कूल, और फिर यू मतलब तुम, ठीक है ना, यू मतलब तुम हो जाएगा। तो इन द स्कूल, यू मतलब तुम, और एक वैसी ही स्थिति को पार करके आते हो, प्रेजेंट सिंपल है तो सीधा सा फर्स्ट फॉर्म आएगा यू के साथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन द स्कूल, स्कूल में यू कम, तुम आते हो, एक्रॉस पार करके आते हो, और क्या, आ एक के लिए आर्टिकल लगाएंगे, आ सिमिलर सिचुएशन, एक वैसी ही स्थिति को पार करके आते हो। तो इन द स्कूल, स्कूल में यू कम एक्रॉस आ सिमिलर सिचुएशन। और फिर यहाँ पे इस प्रकार मतलब इन दिस वे लिखेंगे, और पूरी की पूरी क्वेश्चन की लाइन हो जाएगी। तो पूरी क्वेश्चन की लाइन आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे डज हट चुका है, इस वजह से प्रीपेयर में ऐसा आ जाएगा। तो स्कूल लाइफ प्रीपेयर्स अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। तो एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं इन पांचों लाइनों को। तो इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में, यू आर आप होते हो, एट बेस्ट सबसे ज्यादा, वन एमोंगेस्ट इक्वल्स एक समान बराबरी वालों के बीच, एंड सो यू विल हैव टू फेस सामना करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम्स, एंड यू विल हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, इन द स्कूल यू कम across a similar situation in this way, इस प्रकार। और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन की लाइन से, स्कूल लाइफ प्रीपेयर्स अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। तो देखिए आपका आंसर बना है इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट वन एमोंगेस्ट इक्वल्स, एंड सो यू विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम्स, एंड यू will have to adjust yourself accordingly, in the school you come across a similar situation, in this way school life prepares a child to face the outside world। तो देखिए यह आंसर भी बिल्कुल बड़ा है क्योंकि यह आंसर भी दीर्घ उत्तरीय है, लेकिन यदि आप एक दो बार ट्राई करते हैं तो बिल्कुल यह आंसर भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए आज हमने दो इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, इन दो को यदि आप याद कर लेते हैं तो हो सकता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इन्हीं दो में से एक आध कोई पूछ लिया जाए। इस प्रकार अध्याय 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे के वीडियो में हम लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।